नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज पूरे 15 वर्ष बाद मैं अपनी मातृभूमि लौटी। मातृभूमि के रज का स्पर्श करते ही आंखों में आंसू छलक आए। कितना स्नेह, वात्सल्य, दुलार और करुणा है इसके आंचल में। बहुत परिवर्तन हो चुका था। पहचान में नहीं आ रही थी जगह। अब सड़क दो हिस्सों में बट गई। सड़क के बीच में डिवाइडर बनाकर विद्युत खंभे लगा दिए गए। ओवरब्रिज बन गया। विकास के बयार बह रही थी। मैं अपनी सहेली आशा का घर ढूंढ रही थी। वह मेरी अति प्रिय पक्की सहेली थी। उसकी माताजी से मेरा विशेष लगाव था। उनके बारे में कोई रहस्य नहीं था। लगभग सभी को पता था। उनका पति एक अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मार पीट, गाली गलौज, अपने आप कुछ कमाना नहीं, लेकिन शराब पीना, जुआ खेलने और पुरुषत्व का अहम जताना। लेकिन उनकी पत्नी श्रद्धा ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था। विवाह के 2 वर्ष बाद उन्होंने 10वीं का परीक्षा दी, फिर एएनएम का कोर्स किया। सरकारी नौकरी लगने से पहले शहर के अति प्रतिष्ठित प्राइवेट नर्सिंग होम में नौकरी की, जिसकी मालकिन डॉक्टर मधु सिंगल शहर की प्रतिष्ठा लब्ध डॉक्टर थी। अत्यंत लगन और मेहनत के बल पर वह डॉक्टर की मनपसंद नर्स बन गई और ऑपरेशन के समय भी अक्सर डॉक्टर के साथ खड़ी होती थी। अतः अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। नौकरी लगने के बाद तो उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। जिस आदमी के जीवन में जिस चीज़ का अभाव हो, वही उसका मुख्य लक्ष्य बन जाता है। आर्थिक अभाव उसने बचपन से झेला था, अतः अर्थ ही उसकी मंजिल बन गया। एएनएम की सरकारी नौकरी मिल गई। घर में भी आसपास की स्त्रियों की डिलीवरी करने लगी। प्राइवेट नर्सिंग होम में 2 साल तक नौकरी करने के कारण दवाइयों का ज्ञान भी हो गया। अपने खाने पीने, रहने सहने का निम्न स्तर ही रखा और बच्चों की आर्थिक स्थिति सुधार करने की प्रतिज्ञा मन में ठान ली। रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में बस 2 घंटे के लिए ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा आती। छुट्टी लेने का नाम नहीं। सरकारी नौकरी के साथ साथ आसपास के गांव में निम्न वर्ग की औरतों के बीच डॉक्टरनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। 125 गज के 3 कमरों का मकान था। उसमें एक कमरे में उसने प्रसव कक्ष बना ली। स्त्रियां अस्पताल जाने के बजाय श्रद्धा से डिलीवरी कराना पसंद करती। जिसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन बता देता, वह श्रद्धा से सलाह लेने अवश्य आता और उसके प्रयास से कभी कभी बच्चा नॉर्मल भी हो जाता। इसलिए आसपास के या दूसरे गांव व कस्बों से भी लोग इलाज कराने, विशेष रूप से डिलीवरी के लिए उनके पास आने लगे। आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु आसपास के इलाकों में या दूसरे शहर में सस्ती जमीन बिकती, वह उसे खरीद लेती और महंगी होने पर बेच देती। इस प्रकार उससे अपने चारों बच्चों के लिए 200 वर्ग गज के 4 प्लॉट चारों सेटों के लिए खरीद दिए। उसकी कार्यक्षमता को देखकर आश्चर्य होता। कहावत है ना कि गॉड हेल्प देम, यू हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। उसका भी भगवान ने समझो हाथ पकड़ लिया। बड़ा बेटा पॉलिटेक्निक करके जूनियर इंजीनियर बन गया। दूसरा बेटा वकील बन गया। तीसरा और चौथा बेटा पढ़ने में कमज़ोर थे तो वह टैक्सी चलाने लगे। सभी संपन्न बन गए। दोनों बेटों को लोन लेकर उनके लिए गाड़ियाँ खरीदी। बिटिया की शादी कर दी। बड़ी बहू कुशल दर्जन थी, ब्लाउज सीलना प्रारंभ कर दिया। दूसरी बहू बीएससी पास थी, उसने बीएमएस करा दिया। वह संविदा पर डॉक्टर की पोस्ट पर लग गई। तीसरी बहू को एएनएम का कोर्स करा दिया क्योंकि वह 10वीं ही पास थी। चौथी बहू को स्टाफ नर्स का कोर्स करा दिया। स्वावलंबी परिवार व अन्य परिवारों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। बरादरी में, रिश्तेदारों में उनकी चर्चा अवश्य होती। बेटे बेटियों को तो सब पढ़ाते हैं, उसने बहुओं को भी पढ़ाकर पाँव पर खड़ा कर दिया। बेटों ने भी अपनी माँ का अनुसरण किया और धन की महत्ता को दिमाग में प्रधानता दी। बड़े बेटे ने नोएडा में अपना फ्लैट खरीदा। वकील बेटे और डॉक्टर बहू ने इस शहर अर्थात मुजफ्फरनगर में 2 मंजिली कोठी बना ली और जानसठ यहाँ पर उनकी संविदा पर नौकरी थी। छोटा सा नर्सिंग होम बना लिया। पहले अस्पताल में ड्यूटी करती, फिर अपने नर्सिंग होम में मरीज देखती। ऊपर थोड़ा सा रहने का प्रबंध भी कर लिया। दोनों छोटे बेटों ने अपनी 2-2 गाड़ी बना ली, 2 मकान बना लिए और बहरदाबाद में सस्ती सी ज़मीन लेकर छोटा सा हॉस्टल बना दिया। उनकी उन्नति को देखकर कुछ लोग मन में ईर्ष्या भी करने लगे। कुछ प्रशंसा करते और कुछ उनको गलत भी ठहराने लगे। अलग अलग सोच, अलग अलग राय, क्योंकि जहाँ धन की प्रधानता हो जाती है वहाँ मानवता मर जाती है। और यह भी सत्य है कि गरीब व्यक्ति को जब धन अधिक मिल जाता है
तो उसमें अहम आ जाता है, संवेदनाएं मर जाती है, क्योंकि धन सांसारिक जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन में धन कमाना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं। 15 वर्ष पश्चात जब मैं अपने पैतृक शहर में पहुंची तो अपनी प्यारी सहेली से मिलने की इच्छा बलवती होना स्वाभाविक था। यह तो पता था उसकी शादी खतौली में एक पेट्रोल पंप के मालिक के घर में हुई है, लेकिन कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं था। अतः मैंने मन में निश्चय किया कि उसके परिवार वालों से मिलकर उसका पता लगाऊंगी और उससे मिलने जाऊंगी। मैं उनके घर पर गई, जो इनके अस्तित्व की पहचान का मकान था। घर में आज भी वही नेम प्लेट लगी हुई थी, श्रद्धा सदन, ANM, ग्राम बहरा, जिला मुजफ्फरनगर। लेकिन दरवाजे पर ताला जड़ा देखकर मन डूब गया। मैंने आसपास के घरों में पूछा तो उन्होंने बताया उनके तीनों बेटों का मकान रामपुर तराए के आसपास ही है। जब मन में प्रतिज्ञा हो, दृढ़ निश्चय हो तो मंजिल स्वयं बुलाने लगती है, अपना पता बताने लगती है। पड़ोसियों द्वारा बताई पहचान के आधार पर मैंने अपनी खोज प्रारंभ कर दी। लगभग 1 किलोमीटर जाने पर बाएं हाथ पर एक 2 मंजिली कोठी मिली। नेम प्लेट पढ़ी तो लिखा था, श्रद्धा सदन, वकील दिव्यांशु, डॉक्टर सुनीता। मन प्रसन्न हो गया, यही तो मेरी मंजिल है। बैल बजाई तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। अब दरवाजे पर निगाह डाली तो एक प्लेट पर लिखा था, कुत्तों से सावधान। 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। निश्चित रूप से अनजान व्यक्ति को देखकर हतप्रभा रहना कोई दरवाज़ा उसके बेटे ने खोला। मैंने कहा, दिव्यांशु भैया को बुलाना। दिव्यांश नाम सुनकर घर में अंदर जाने के लिए रास्ता मिल गया। हॉल में पति पत्नी बैठे चाय का आनंद ले रहे थे। मुझे देखते ही दिव्यांश के अधरों पर मुस्कान फैल गई। मैं भी यह सोचकर खुश हो गई, चलो अच्छा है, मुझे पहचान तो लिया। धीरे धीरे बात प्रारंभ हुई। पूछने पर आशा का हाल चाल, आशा के घर का पता मिल गया। आंटी जी के बारे में पूछा तो पता चला उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए वह हमारे पास नहीं रहती, समय समय पर मिलने आ जाती है। बच्चे कुत्ते के बिना नहीं रहते और कुत्ते को वह पसंद नहीं करती। समस्या यहाँ है। उससे ही पता चला आशुतोष छोटे भाई के बारे में। उसका घर पुल पार करते ही है। अब मेरे मन में आशा से ज़्यादा उसकी माँ के बारे में जानने की इच्छा बलवती हो गई। पुल पार करके देखा तो वास्तव में दूसरा मकान श्रद्धा सदन के नेम प्लेट से जड़ा मकान था। मकान ऑन रोड था, अतः बाहरी हिस्से में मोबाइल की दुकान थी, जो उसके बेटे वर्णियम ने खोल रखी थी। बात करने पर पता चला माताजी अर्थात नामधारी घर की मालकिन वहाँ नहीं रहती, क्योंकि उनके बच्चों का शोर शराबा पसंद नहीं था। उन्हें एकांत चाहिए था, जो बच्चों के घर में संभव नहीं। हम सब ने बहुत रोका, लेकिन उन्होंने यहाँ रहना पसंद नहीं किया। अब तीसरे बेटे का मकान राणा कॉलोनी में था, जो सहारनपुर रोड पर थी। वहाँ गई तो देखा बड़े बड़े शब्दों में श्रद्धा सदन लिखा है। टाइल्स पत्थर से बना सुंदर 2 मंजिल का मकान था। पता चल गया ये तीसरे पाखंडी बेटे का घर है, जिन्होंने दुनिया को धोखा देने के लिए मकान पर नाम माँ का लिखा है। मन वेदना से भर गया, हृदय विचलित हो गया। श्रद्धा सदन जगह जगह बिखरा पड़ा है। श्रद्धा सदन में है ही नहीं। जिस औरत ने जीवन खपा दिया इस औलाद का जीवन संवारने में, जीवन की संध्या से उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। वह अपनों के ही नहीं, दूसरे लोगों की सहायता के लिए भी हमेशा तैयार रहती। उसकी क्रियाशीलता को देखकर लोगों के मुंह से निकल जाता है, अरे ये औरत है या रोबोट, पता नहीं लोहे की बनी है जो थकती ही नहीं। इसके मुंह के काम के लिए ना निकलती ही नहीं। मन न जाने कैसे कैसे ख्याल में खो गया, लेकिन फिर मन ने मुझे समझाया, हमेशा नकारात्मक क्यों सोचती हो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक ही होगा। माँ है, किसी भी बेटे के पास रहे क्या फ़र्क पड़ता है। सोच कर फिर पाँवों को भेल दिया। शरीर में ऊर्जा आई, कदम घर की ओर बढ़ चले। माँ के बारे में पूछने पर बहू बेटा संवित स्वर में बोल उठे, अरे अम्मा का यहाँ मन ही नहीं लगता। हम तो चाहते हैं कि अम्मा हमारे पास रहे, लेकिन अभी हमारे यहाँ ज़रा सुख सुविधाएं कम हैं। अभी ज़रा नई कॉलोनी है, सड़कें भी ऐसी ही हैं। दिव्यांश भैया के घर में AC वगैरह है। हमारे यहाँ अभी मच्छर भी बहुत लगते हैं, इसीलिए अम्मा वहीं रहती है। सुनकर मन कर रहा था 2-2 थप्पड़ जड़ दूँ उनको। अपना अपराध भी उन्हीं के सिर मढ़ते हो। मैं बिना बोले वहाँ से चली आई। घर आकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। जिनके लिए जर्रा जर्रा करके ज़िंदगी खपा देते हैं, उनके दिल में जगह न घर में। मैं अगले दिन बड़ी सुबह आशा से मिलने के लिए खतौली के लिए चल पड़ी। रास्ते में भी मेरे मन में विचारों का ज्वार बाटा उठता रहा।
माँ इन चारों लड़कों को पालते स्वयं भविष्य की संभावनाओं के स्वप्निल तरन ताल में तैरती रही होगी, लेकिन उनके व्यवहार से सुंदर वन में विचरता उसका मन निश्चित ही तड़प रहा होगा। तीव्र पीड़ा से पीड़ित उसका व्याकुल मन अपने पापों का परिणाम मान रहा होगा। पूर्वात के कर्मों के फल के स्वरूप में हर मानव अपनी पीड़ा को, कष्ट को, स्वयं को दोषी मान अपने को सांत्वना दे लेता है और दूसरों को माफ़ कर देता है। जिन परिस्थितियों ने, जिन लोगों ने समस्त संभावनाओं को अंधकार में बना दिया, उनके प्रति भी कमज़ोर मानव ईर्ष्या, द्वेष और कटुता छोड़ अपने अगले जन्म के लिए सुंदर राह बनाने की सोच रखता है। ईश्वर के ऊपर सजा देने का, न्याय देने का दायित्व छोड़ शांत हो जाता है। मन में विचारों की उथल पुथल के बीच ही रास्ता कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। बस से उतरकर एक रिक्शा पकड़ मैं बड़ी आसानी से ही कस्बे की उस नवनिर्मित पोश कॉलोनी में पहुंच गई। मुझे देखते ही पहले तो संभावित अचानक मेरे आगमन से असमंजस में पड़ गई। 2 मिनट बाद ही वह खुशी से मुझसे लिपट गई। हम दोनों की खुशी का ठिकाना न था। वर्षों बाद हम आपस में मिले थे। जब पढ़ते थे तो आपस में दांत काटी रोटी थी। वह खाना अपने घर खाती थी तो पानी मेरे घर पीती थी। एक बार तो मेरी माँ के बीमार हो जाने पर उसकी ही छत्र छाया में अपने छोटे भाई बहन को छोड़ कर गए थे। 11वीं की छात्रा होते हुए भी मेरे बहन भाइयों की देखभाल उसने कुशल गृहिणी की बातें कर अपना दायित्व निभाया था। एक दूसरे से मिलकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मन तन की इधर उधर की बातें की और बातों बातों में आशा की माँ बीच में आ गई। नाम सुनते ही आशा का गुलाब सा खिला चेहरा तुषार गाथा के प्रभाव से मुरझाए सुमन के समान मुरझा गया। बोली, दुनिया लड़कों की चाह में न जाने क्या क्या करती है। कल्पतरु मानती है लड़कों को कि उनमें सब मनोवांछित असाध्य फल प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन वही लड़के अपनी माँ बाप को बुढ़ापे में अभिशाप तुल्य मानते हैं। माँ को मैं अपने पास ले आई थी, इसमें भी उन्हें अपनी बेइज्जती दिखाई दी। मेरे पास आकर बली चंगी हो गई थी। उनकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई थी और मैं कौन सी उन्हें अपने पैसों से पाल रही थी। उनकी तो पेंशन आती थी। लेकिन एक दिन भाई आया, मुझे भी उल्टी सीधी कही कि 4 लड़कों के होते हुए माँ यहाँ क्यों रहेगी, और ज़बरदस्ती ले गया। लेकिन उनके व्यवहार से तंग आकर माँ हरिद्वार में एक आश्रम में रहने के लिए चली गई, जहाँ 3 लाख में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस एक कमरे का फ्लैट मिलता है। खाने पीने की, दवाई की, देखभाल की सब व्यवस्था भी वहीं से होती है। कपड़े धोने के लिए भी धोबी लगा हुआ है। आजीवन उस कमरे में रह सकते हैं। मरने के बाद वह कमरा किसी और को दे दिया जाता है। माँ वहीं रहती है, अपने समान आयु के लोगों के साथ साथ बातचीत करती है, सुख दुख बांटती है। वहाँ पर वह बहुत खुश है। मैं भी उनसे 2-4 महीने में मिल आता हूँ और संतुष्ट हूँ। कम से कम वह वहाँ खुश तो है। यहाँ पर तो भाभीयों ने उन्हें नौकरानी समझ रखा था। उनके अपने निर्वाह से अधिक पेंशन आती थी, फिर भी उनका सम्मान नहीं था। वहाँ उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। घर वाले कैक्टस के समान हैं। वे अपने कांटों से घायल करते रहते हैं, फिर भी बहुत समझते हैं। वहाँ पर वह उन्मुक्त गगन में खुले पैरों से डोलती हैं, अपनी पेंशन से फल वगैरह खाती हैं। सब आपस में मिलकर घूम भी आते हैं। माँ ने अपनी पेंशन से तीर्थ भी कर लिए हैं। माँ को लेकर अब कोई टेंशन नहीं। जब तक भाइयों के पास रही, टेंशन ही टेंशन। कभी भाई का फ़ोन आता, कभी भाभी का फ़ोन पर शिकायतों का अंबार। अब सब ठीक ठाक है, सुनकर मेरे मुंह से निकल गया। श्रद्धा सदन में श्रद्धा नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।